नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार सपा विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान सामने आया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बोले सपा विधायक, इस कानून का हाल भी एनआरसी कानून की तरह होगा। दलित आदिवासियों को लेकर दिया गैर जिम्मेदाराना बयान। दलित और आदिवासियों के पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इकबाल महमूद का बयान सामने आया है। वे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इकबाल महमूद ने कहा कि गरीब दलित ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए आने वाले कानून का असर इन पर ही पड़ेगा। संभल से बड़ी खबर, जहां सपा विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बोले सपा विधायक कि इस कानून का हाल भी एनआरसी कानून की तरह होगा। दलित आदिवासियों को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासियों के पास कोई काम धंधा ही नहीं है, इसीलिए वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो इकबाल महमूद का विवादित बयान, जिसमें उन्होंने गरीब और आदिवासियों को लेकर कहा है कि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं दलित और आदिवासी, क्योंकि इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो सपा विधायक का यह विवादित बयान सामने आया है। इकबाल महमूद का बयान सामने आया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सपा विधायक बोले हैं, इस कानून का हाल भी एनआरसी कानून की तरह ही होगा। उन्होंने कहा कि दलित आदिवासियों को लेकर एक जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि दलित और आदिवासियों के पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो जनसंख्या बढ़ा रही हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सपा विधायक बोले हैं, इस कानून का हाल भी एनआरसी कानून की तरह ही होगा। दलित आदिवासियों को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। दलित और आदिवासियों के पास कोई काम धंधा नहीं है, उनका कहना है, इसलिए वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इकबाल महमूद सपा विधायक हैं और उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। तो इकबाल महमूद का ये बयान सामने आया है, विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस कानून का हाल भी एनआरसी जैसा ही होगा। मुजम्मिल दानिश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजम्मिल दानिश, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर एसपी विधायक ने ऐसा बयान क्यों दिया है और अब इसको लेकर उनकी तरफ से कोई बातें सामने आई हैं? मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से एएमआईएम के कुछ सदस्य जो थे, उन लोगों ने यहाँ पर सभा ज्वाइन की थी। उस बीच में सदर विधायक इकबाल महमूद ने जो बयान दिया है, वो विवादित बयान आने से जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस तरह से दलित और जो आदिवासी लोग हैं, जिनको कोई काम धंधा सरकार ने नहीं दिया है, और सीधा भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए कहा कि उन पर धंधा नहीं है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है और एनआरसी का जिस तरह से हाल हुआ है इसी तरह से इस कानून का होगा। फिलहाल अब देखना ये कि जिस तरह से, क्योंकि आने वाले 2022 का चुनाव है, उस बीच किस तरह से राजनीतिक लोग अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं और जिस तरह से लगातार राजनीतिक गलियारों में ये लोग अलग अलग अंदाज से बयान दे रहे हैं और गलत बयानबाजी के बीच इस वक्त जिस तरह से बात करने की कोशिश की है, फिलहाल इकबाल महमूद जो सदर विधायक है, उनसे किस तरह से बात नहीं हो पाई है। लेकिन सीधी तौर पर जो बयान है वो एक बहुत ही संवेदनहीन बयान सामने आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मांतरण मामले में जांच तेज कर दी गई है। एनआईए ने
यूपी यूनिट से केस की रिपोर्ट मांगी है। यूपी एटीएस से अब तक की इनपुट रिपोर्ट तलब की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ पूछताछ भी जारी है धर्मांतरण मामले को लेकर, तो दूसरी तरफ रिपोर्ट मांगा जा रहा है तमाम एजेंसियों से भी कि आखिर इसके तार कहां पर जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज यही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से धर्मांतरण मामले को लेकर अलग अलग जगहों से बयान आए हैं, अब उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन सब के बीच आपको बता दें कि रिपोर्ट मांगी गई है और इस रिपोर्ट के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो धर्मांतरण को लेकर आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जो देश के 24 राज्यों में फैला हुआ है। यूपी एटीएस ने दिल्ली के जामिया नगर से उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से लगातार खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं योगी सरकार भी इसके खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण के खिलाफ प्रशासन सख्त, धर्म के धंधेबाजों की अब खैर नहीं। गांव से लेकर शहर तक जांच है जारी। आईएसआई के मौलवियों जेल जाने की कर लो तैयारी। यूपी पुलिस के एक्शन है भारी। यूपी पुलिस के एक्शन है भारी। देश के 24 राज्यों में धर्मांतरण का खेल फैला हुआ है। ये कहां जाकर रुकेगा ये कह पाना मुश्किल है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़ रहा है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। दिल्ली के जामिया नगर से उमर गौतम और जहांगीर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनसे पूछताछ कर रही है, जहां से एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। वहीं यूपी सरकार ने भी धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम और साथ ही साथ जहांगीर के साथ ईडी और साथ ही साथ देश की अन्य खुफिया एजेंसियों को लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस उपलब्ध करा रही है। उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश के साथ जिन अन्य 24 राज्यों में भी इनका नेटवर्क था, उन लोगों को भी डिटेक्ट किया जाए और डिटेक्ट करने के साथ जल्द ही उनसे भी इंट्रोग्रेशन हो और कहीं ना कहीं ये चीजें पता करने की कोशिश की जाए कि इस पूरे नेक्सस में कौन लोग शामिल थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टेरर फंडिंग में बड़े पैमाने पर हुई है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और अरब समेत कई देशों से दान के रूप में बड़े पैमाने पर पैसे इनके अकाउंट्स में आए हैं, उन अकाउंट का डिटेल भी लगातार एटीएस खंगाल रही है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के एक निजी स्कूल और साथ ही साथ फतेहपुर के भी एक निजी शिक्षण संस्थान में लगातार एटीएस ने पूछताछ की और कहीं न कहीं कई इनपुट जुटाए हैं। बड़े पैमाने पर दस्तावेज भी एटीएस के हाथ लगे हैं, जो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो निश्चित है कि यूपी एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर हर वो संभव कोशिश कर रही है जिससे इस पूरे नेक्सस का खुलासा किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के साथ ही टेरर फंडिंग का भी खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। तो निश्चित है कि पूछताछ में नित नए चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद यूपी एटीएस अपनी जांच उस दिशा में भी तेजी के साथ मोड़ रही है। इस गोरख धंधे के खिलाफ तेजी से जांच चल रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इस मामले में पकड़ा जाएगा, जांच के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन हर एंगल से जांच कर रहा है। देखिए, धर्मांतरण का एक ये खतरनाक खेल है और जिस खतरनाक खेल में तमाम देसी और विदेशी शक्तियां लग करके और समाज में घोलने का काम करने की कोशिश किए हैं और उसकी बहुत गहराई से छानबीन हो रही है। जो भी दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई है। धर्मांतरण के इस खेल में शामिल 5 मौलाना एटीएस की रडार पर हैं। ये वही मौलाना हैं जिन पर सीएए और एनआरसी के विरोध में दंगे भड़काने का आरोप लगा था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आदित्य जो धर्म परिवर्तन कर अब्दुल्ला बन चुका है, उसने इन्हीं मौलानाओं के बारे में बताया था। यूपी एटीएस ने दावा किया कि नोएडा जाने से पहले मौलाना आदित्य के संपर्क में था और उसी मौलाना ने आदित्य को इस्लाम के बारे में जानकारी दी थी। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, प्रशासन लगातार जांच कर रहा है, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सामाजिक व्यवस्था है, उन दोनों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। हमारे जो पुलिस जो हमारी टीमें हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनके नेटवर्क को का खुलासा किया है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, इससे कुछ हमेशा से भारत की तरफ अभी तक तो पूर्वोत्तर राज्य और बंगाल आदि कुछ ऐसे राज्य थे, प्रदेश थे जो
जो विदेशी शक्तियों के निशाने पर हुआ करते थे, जहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रियाएं होती थी, झारखंड ऐसे जगहों पर भी होती थी। लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में भी ये ऐसी गतिविधियां करने वाले लोग सक्रिय हुए थे पहले, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जब इनके साथ सख्ती की गई तो समय समय पर इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। अब एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है और पूरी तरीके से इसकी निचले तक जाकर सरकार ऐसे सारे दोषी तत्व और उनको सहयोग करने वाले लोगों की का चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का प्रलोभन देकर अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो निश्चित रूप से वो पनिशेबल भी है और हर तरह से कठोर कार्रवाई उसमें होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। धर्म परिवर्तन को लेकर जैसे जैसे जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे कई तार जुड़ते जा रहे हैं। धर्मांतरण का खेल यूपी में इस तरह फैला है। नोएडा, कानपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लिहाजा सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है, जिसको खत्म करने की कोशिश तेजी से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो यूपी ने टीकाकरण को लेकर कीर्तिमान रचा है। टीका और टेस्ट में टॉप पर योगी सरकार है। अब तक 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। जून का लक्ष्य 24 दिन में ही पूरा हुआ। जून में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य था। 26 जून तक 3 करोड़ 4 लाख वैक्सीन लगी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर यूपी में अलर्ट है। यूपी में अभी तक नहीं हुई किसी केस की पुष्टि। दूसरे राज्यों से सटे जिलों में जीनोम सीक्वेंसिंग, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच तेज। केजीएमयू में नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू। तो यूपी ने टीकाकरण में कीर्तिमान रचा है और जो लक्ष्य तय किया गया था उसको समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। खबर नोएडा से, जहां जिला अस्पताल में स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है। जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों की अचानक भीड़ उमड़ी। वैक्सीन लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वैक्सीन लेने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो नोएडा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीनेशन का कार्य अब शुरू हो गया है। जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है और ऐसे में लंबी लंबी कतारें नोएडा में वैक्सीन लगवाने के लिए देखी गई। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत में कहा कि वो श्री राम मंदिर बनने के बाद दर्शन के लिए जाएंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में अभी किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। इस बार के चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी में गैर भाजपा सरकार बनाने जा रहे हर एक राजनेता के साथ हूं। देखिए क्या कुछ कहना था शिवपाल सिंह यादव का। अयोध्या हमेशा ही सियासत का अखाड़ा बनी रही है और राजनेताओं ने कई बार अयोध्या के रास्ते विधानसभा की कुर्सी संभाली है। आज हमारे साथ अयोध्या पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी हैं, जो न कि सिर्फ बड़े एक नेता ही हैं बल्कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आज आप अयोध्या पहुंचे? देखिए, हम आए थे, भंडारा था एक आश्रम में और परशुराम दास जी के भी यहाँ पर आ गए आश्रम में, तो बस आशीर्वाद ले लिया है। वहाँ भी ले लिया, यहाँ भी लिया है और आशीर्वाद लेकर के बस तैयारियाँ हैं 2022 की। 2022 में क्या भतीजे के साथ चाचा रहेंगे इस बार? देखिए, मैंने एक गैर भाजपावाद का नारा दिया है 1.5 साल 2 साल पहले, तो सबको मेरे साथ आना चाहिए, मेरी बात को मानना चाहिए। और अगर सब लोग पूरा विपक्ष इस तरीके से भाजपा को हटाने के लिए इकट्ठा हो जाए तो बड़ी आसानी से भाजपा यहाँ से हट जाएगी। लेकिन जिस अयोध्या में आज आप आए हुए हैं, अयोध्या में संतों का आप आशीर्वाद भी लिए हैं। कई सारे संत अयोध्या में भाजपा को विकास करने की बात कहते हैं, आप इसे किस नज़रिए से देखें? देखिए, 4 साल से ऊपर हो रहे हैं
और भाजपा सरकार को 7 साल हो गए मोदी जी को। अभी तक एक भी रोड बनी नहीं है, एक भी रोड नहीं बनी है अयोध्या में। जो भी बनाए थे मैंने बनाए थे। तो इनका विकास का तो ऐसा ही है, मंदिर मस्जिद चलेगा, हाँ, लेकिन अब मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। जितने भी वादे किए थे सब इनके अधूरे निकले, कोई वादा पूरा नहीं किया है। अगर वो तो एक ही महीने चला लगभग, अगर ये 2-3 महीने चल जाता तो क्या हाल होता। सर, मेरा अगला सवाल है, आप अयोध्या में साधु संतों का आशीर्वाद लिए लेकिन रामलला का दर्शन नहीं किए। इससे पहले भी आप आए थे, रामलला का दर्शन नहीं किए। अब मंदिर बनने दो, हैं, मंदिर बनने दो, करेंगे, हैं। अब तो रामलला बेचारे वैसे ही हैं, हम तो कह रहे जल्दी बने, जल्दी दर्शन करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंदिर बनने दें, जल्द ही दर्शन भी होगा। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां कोरोना योद्धाओं का हल्ला बोल। सैलरी न मिलने पर डॉक्टरों और स्टाफ का प्रदर्शन। 2 महीने की सैलरी दिए बिना ही मालिक ने अस्पताल बेचा। डॉक्टर समेत लगभग 30 कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। नए मालिक ने ताला लगाकर स्टाफ को बाहर कर दिया है। बिसरख थाना इलाके के चिपियाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फ्रंटलाइन वर्करों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। नए मालिक ने अस्पताल में ताला लगाकर पुराने स्टाफ को बाहर कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में कोरोना योद्धाओं का हल्ला बोल, जहां सैलरी न मिलने पर डॉक्टरों और स्टाफ का प्रदर्शन देखा गया है। 2 महीने की सैलरी दिए बिना ही मालिक ने अस्पताल बेच दिया। डॉक्टर समेत लगभग 30 कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। नए मालिक ने ताला लगाकर स्टाफ को बाहर कर दिया है। ललित पंडित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर इस तरीके से फ्रंटलाइन वर्करों के साथ पेश आया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, ये बिसरख थाना क्षेत्र के चपियाना गांव का मामला है, जहां पर सैलरी न मिलने पर डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि उनको पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और जो हॉस्पिटल मालिक है उनके द्वारा अस्पताल बेच दिया गया है। जिसके बाद नया मालिक जो वहां पर पहुंचा है उसके द्वारा अस्पताल का ताला लगा दिया गया और स्टाफ को बाहर कर दिया गया है। जिसके बाद में जैसे ही न्यूज़ 1 इंडिया के द्वारा इस खबर को दिखाया जाता है, तुरंत न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का संज्ञान लेते हुए बिसरख पुलिस मौके पर पहुंच करके दोनों पक्षों का फैसला कराती है। और यहाँ पर जो अभी जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया उसमें बताया गया है कि जो डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ कर्मचारी हैं उनको 1 जुलाई को सैलरी दे दी जाएगी और तब तक के लिए उनसे समय मांगा गया है। जी ललित, लेकिन ये अस्पताल बेचने के पहले क्या जो भी लोग वहां पर काम कर रहे थे स्टाफ, उनको पहले नहीं बताया गया कि अस्पताल को बेचा जा रहा है, या फिर कोई नोटिस उन्हें नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर यही चीजें सामने आई, क्योंकि जो इस ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर कोरोना को लेकर के भी लगातार जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं लगातार आगे बढ़ करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है जिनके पास में वो ऐसे डॉक्टर्स व स्टाफ काम कर रहे हैं, उनके द्वारा उनकी देखभाल नहीं की जाती है। साथ में जो उनकी सैलरी जिससे उनका घर का खर्चा चल रहा है वो सैलरी ना दिए जाने के चलते ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रकरण इस तरह का सामने आया है। और अभी तक जो इसमें जो तथ्य सामने आए हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो अस्पताल के जो दोनों मालिक हैं उनके बीच जो तालमेल रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं गड़बड़ जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं दोनों के तालमेल को लेकर के बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में युवक को गोली मारी गई है। घायल पिछले 15 दिन से चल रहा था छज्जे को लेकर विवाद। पिछले कई समय से क्योंकि विवाद चल रहा था, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पिछले 15 दिन से छज्जे को लेकर विवाद चल रहा था, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दादरी थाना क्षेत्र के बड़पुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में युवक को गोली मारी गई है और युवक घायल है। पिछले 15 दिन से छज्जे को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। तो 3 लोगों को क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आगे पूछताछ की जाएगी। लेकिन 15 दिन से छज्जे को लेकर
विवाद चल रहा था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में। झांसी में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। धारदार हथियार से युवक को मौत के घाट उतार दिया है। बदमाशों ने वारदात के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। समथर थाना इलाके के लावन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो झांसी में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई में जुट गई है। बेखौफ बदमाशों का कहर, जहां इन बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक को मौत के घाट उतारा है। लेकिन आखिर क्यों किया इस तरीके से बदमाशों ने, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। थाना समथर के लावन गांव में एक मृत शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी सूचना प्राप्त हुई। तत्काल थाना पुलिस और आसपास के 2 थानों की पुलिस भी आई है। यहाँ पर निखिल तिवारी सन ऑफ वीरेंद्र तिवारी, इनका डेड बॉडी प्राप्त हुआ है। चोटों के भी निशान प्रतीत हो रहे हैं। अभी तत्काल इसको फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच की जा रही है, निरीक्षण घटनास्थल वगैरह करके, और तहरीर प्राप्त करके बहुत ही जल्दी इसमें दोषियों को दंडित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी और FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।